एंड वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सीटेट को टारगेट रखते हुए 2022 वाला जो सीटेट जो कि दिसंबर में होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए मैथ का क्लास। चूँकि मैथ में दोस्तों 30 क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, जिसमें से 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो आते हैं पेडागोगी के आते हैं और 15 क्वेश्चन जो नॉर्मल मैथ होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोग डेली 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन पेडागोगी और 15 क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो नॉर्मल मैथ का क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है वो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इसमें जो शामिल किया गया है दोस्तों प्रीवियस ईयर के ही पेपर को शामिल किया गया है और डेली एक पेपर का डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम तक ढेर सारा पेपर डिस्कस कर लेंगे, साथ में कर लेंगे, ताकि आपको मैथ में 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि डेली मैथ की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिन लोगों को भी मैथ से डर लग रहा है सीटेट में, तो इस कोर्स को ज़रूर करें। इससे होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डेली एक क्वेश्चन एक सेट करेंगे हम सीटेट का 30 का 30, और इससे आपका नंबर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है। एक पासा किसको बोलते हैं दोस्तों, जो कि अगर आप लोग लूडो खेलते होंगे तो लूडो में जो छकरी होती है उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, हिंदी में पासा बोलते हैं। इसी को डाइस भी बोला जाता है इंग्लिश में, और पासा भी बोला जाता है। इसके विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होगा। मतलब कि सामने वाले जो फलक होंगे, सामने वाला जो फलक होगा उसका बोल रहा है कि योगफल क्या होना चाहिए, योगफल मतलब जोड़ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मान लीजिए कि एक तरह का एक कार्टून है, ठीक है, इसको हम बंद करेंगे। तो इसको बंद करेंगे तो मान लीजिए किसी एक को आधार मान लिए, तो बी को यहाँ 3 को आधार मान लिए। अब देखिए यहाँ से हम इसको मोड़ेंगे तो 5 ऊपर आएगा, इधर से मोड़ेंगे तो 2 ऊपर आएगा, यहाँ से मोड़ेंगे तो हम क्या आएगा, 1 ऊपर आएगा। तो यहाँ देखिए 2 के सामने 1 आएगा कि नहीं, इसको इधर उठाएंगे और इसको यहाँ से उठाएंगे तो क्या आएगा, 1 2 क्या, तो देखिए 2, इसमें 2 के अपोजिट कौन आएगा, 1 आएगा। लेकिन हमको क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए सभी फल को, सभी विपरीत फलक के अपोजिट, मतलब सामने वाले को जोड़कर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 3 ही हो रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन तो लेंगे ही नहीं, दूसरा और चेक ही नहीं करेंगे, एक चेक करके हमको मिल गया। ठीक है, अगला में देखेंगे। अगला में देखिए हम अगर एक को बेस ले ले, साथ ही इसको बंद करने का कोशिश करें, यहाँ से मोड़े, यहाँ से मोड़े, यहाँ से मोड़े और यहाँ से मोड़े, और सबको उठाएंगे तो 2 के सामने क्या आ जाएगा, 2 के सामने आ जाएगा 5, 4 के सामने क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 6 के सामने जो आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। जब इसको बंद करेंगे, कार्टून की सब समझिए कि नीचे रखना है 1 को और इसको बंद करना है, तो 6 के सामने क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए सबका योग 7 है कि नहीं, 2 + 5 7 होता है, 4 + 3 7 होता है, और 6 + 1 भी करेंगे तो 7 होगा। तो इसलिए हमको लाना भी 7 था, मिल गया। तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। इस तरीके से आप इस सब को भी चेक कर सकते हैं, देखेंगे किसी में भी 7 नहीं आएगा। इसमें दोस्तों अगर एक को बेस मान लिए, मतलब नीचे रखेंगे, तो देखिए 6 के अपोजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 के अपोजिट 3 आ रहा है, और 2 के अपोजिट 1 आ रहा है। किसी को भी अपोजिट वाले को, मतलब सामने वाले को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, तो 11 आ जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए 2 के अपोजिट 1 आ रहा है, अगर 3 को बेस माने तो इसमें ये भी 3 हो जा रहा है, मतलब 7 नहीं आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि हमको क्या लाना है, सामने वाले फलक को जोड़ के कितना लाना है, 7 लाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल वहाँ से ईजिली ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना डैश में शामिल है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। ठीक है, सवाल हल करना जो गणित में होता है वो किस में शामिल है। पहला ऑप्शन दिया है अनुमान लगाना। क्या गणित में हम सवाल को हल करते हैं तो अनुमान लगाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, तो पहला आंसर दोस्तों गलत हो जाएगा। दूसरा है एक व्यापक है, तो ये इसका कोई तुक नहीं बनता, ये भी गलत हो जाएगा। हल करने पर पहुंचने के लिए संकेत का प्रयोग, तो ये भी बिल्कुल गलत है। संकेत का प्रयोग हम गणित में करते हैं, लेकिन सवाल को हल करने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है,
तो सी भी नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, क्रियाकलाप आधारित उपागम। क्रियाकलाप के आधार पे हम सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में आकार और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्य को क्रम में लगाइए। हमको जो 4 कार्य दिया गया है और इसको बोल रहा है कि क्रम में सजाना है, ABCD इसको क्रम में सजाना है, और जैसा कि ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे और क्रम में सजाएंगे। तो ठीक है, आप लोग के पास टाइम है 2 सेकेंड 5 सेकेंड का, जल्दी से लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है कि 2D आकार की भुजा और शीर्ष का अवलोकन करते हुए विशेषताओं का मिलान करेंगे। तो पहले अवलोकन कब करेंगे, तो पहले कोई 2D आकृति लेंगे उसी के बाद ही तो अवलोकन करेंगे, तो ये तो पहले नहीं आएगा। उसके बाद है 2D आकार की विशेषता का सद्बुद्धि, ये भी नहीं आएगा, उसका विशेषता बताएंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, कोई 2D आकृति को क्या करेंगे, लेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2D आकारों को छांटना। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सी नंबर। पहले तो देखिए 2D और 3D क्या होता है। 2D जो होता है दोस्तों, अगर हम किसी भी पेपर पे जिसमें लंबाई और चौड़ाई, केवल लंबाई और चौड़ाई हो, किसी भी पेपर पे हम इस तरह की आकृति बनाते हैं, जो ये क्या है 2D है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है। और अगर जिसमें लंबाई, चौड़ा और ऊंचाई तीनों होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3D, 3 डायमेंशनल। जैसे कि घन की बात करें तो घन जो है क्या है, 3D में देखते हैं। ठीक है, जिसमें तीनों डायरेक्शन होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्स और वाई डायरेक्शन ही होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे 2D। बाकी उतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ये जो है दोस्तों 2D इमेज है, ये 3D इमेज है, इसको बोलेंगे 3D। ठीक है, इसमें देखिए, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2D आकार को छांटेंगे। तो सबसे पहले क्रम में सजाना है हमको, तो सबसे पहले आ जाएगा सी। अब हमारे पास आ गया एक 2D आकृति, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 2D आकृति है। अब बोल रहा है कि विभिन्न 2D आकृति की भुजाओं, शीर्ष और विकर्णों की गणना करते हुए उसका वर्णन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सी नंबर आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई आकृति लिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके भुजा देखेंगे और शीर्ष देखेंगे। तो इसमें देखिए, जैसे ये आकृति लिए, पहले ये मान लीजिए ये आकृति को छांट लिए। अब सबसे पहले इसका भुजा देखेंगे, तो ये भुजा है इसका, और ये इसका शीर्ष की बात करें तो ये शीर्ष है, 4 गो शीर्ष है इसका, है कि नहीं। तो सबसे दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, भुजा और शीर्ष को अवलोकन करेंगे। ठीक है, तो दूसरे नंबर ये क्या कहाँ दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है। तो क्रम में सजाएंगे तो सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। अब क्या करेंगे, हमको भुजा मिल गया, शीर्ष मिल गया, सजा लिए। अब क्या करेंगे, हम आकृति मिल गया तो हम उसका मापेंगे, भुजा और शीर्ष और विकर्ण की गणना करेंगे। तो ये भुजा हो गया, ये भुजा है दोस्तों, और इसको मापेंगे। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। वहीं ये विकर्ण अगर है यहाँ से यहाँ तक विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाई को भी नापेंगे। तो सब उसके बाद क्या करेंगे, तो डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसके बाद ए के बाद क्या आ जाएगा, डी नंबर। और लास्ट में जब भुजा की आकृति हमको मिल गई, उसकी गणना कर लिए, तो अब हम क्या करेंगे, उसके सज बुद्धि से वर्णन करेंगे, उसके विशेषता क्या है, उसका विशेषता क्या है। मतलब अगर ये आयत है तो इसकी कुछ विशेषता होगी, इसके 4 भुजा इसकी विशेषता है, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये भी इसका विशेषता है। तो ये जो इसके बाद लेंगे तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो देखिए कौन सा नंबर शुरू हो, CADB, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। बच्चों के मतलब बच्चे के मन में क्या रिक्ति रह गई है, क्या खालीपन रह गया है किसी चीज़ के बारे में, किसी सवाल के बारे में, तो उसको जानने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण करेंगे। ठीक है, गणित में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। देखिए क्या दिया गया है इसके बारे में, तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चों ने जिस प्रकार से प्रश्नों को समझा है उसमें कोई पद भूल तो नहीं रहा, अर्थात बच्चों की समझ में निहित रिक्तियाँ
को जानना है। मतलब अगर बच्चा कोई चीज़ समझा है तो वो सही से समझा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत मीनिंग बैठ गया है उस चीज़ के बारे में। तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहले उसकी रिक्तियाँ को जानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वह प्रायः पूछते हैं, मैं जमा करूं या घटाना, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुना करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि, तो राजन के मन में इस तरह के प्रश्न क्या बताता है। तो राजन जोड़ और गुना नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा दोस्तों। जोड़ गुना कर सकता है कि नहीं ये बता नहीं सकते। राजन कक्षा में बाधा डालने, तो ये भी गलत है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई हो रही है, ये भी दोस्तों सही नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी नंबर। राजन जो है दोस्तों संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है। मतलब संख्या की जो संक्रिया है उसको राजन नहीं समझ पा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। जब शाब्दिक प्रश्नों आने पर शिक्षार्थी यह नहीं समझ पाता है कि जोड़ करना है या घटाव करना है, गुना करना है कि भाग करना है, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे, शिक्षार्थी संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों समचतुर्भुज क्या होता है? वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने जिसकी सभी भुजा बराबर होती है लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। वहीं वर्ग की बात करें तो वर्ग में सभी भुजा सेम ही होता है लेकिन सभी भुजा बराबर होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, लेकिन समचतुर्भुज में नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। मान लीजिए ये समचतुर्भुज है, इसकी विकर्ण की लंबाई, मतलब ये विकर्ण, एक विकर्ण ये हुआ और दूसरा विकर्ण ये हुआ, ठीक है। और विकर्ण की लंबाई क्या दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पूछ रहा है? परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए समचतुर्भुज के भुजा दिया हुआ है तो यहाँ से हम उसका भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा क्या हो जाएगा समचतुर्भुज का? 1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको आप लोग याद करेंगे। रूट अंडर डायगोनल 1 इन प्लस डायगोनल 2, मतलब विकर्ण 1 की लंबाई प्लस विकर्ण 2 की लंबाई को रूट कर देंगे तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है? भुजा निकालेंगे तो हमारे पास दिया क्या हुआ है, ठीक है। देखिए हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ से हमको भुजा क्या निकल जाएगा? 1/2 और रूट के अंदर करेंगे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से हम भुजा निकालेंगे तो हमारे पास भुजा क्या आ जाएगा? 1/2 रूट अंडर 64 प्लस 36। इसको जोड़ेंगे तो हमको रूट में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा और 100 आ जाएगा। और इसको देखिए 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और रूट से जब ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10/2। हमारे पास भुजा की लंबाई कितना आ गया? 5 आ गया। अब पूछ रहा है परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, 4 गुने भुजा। तो 4 और भुजा हमको कितना आया? 5, तो परिमाप कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। तो बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा को अगर समझाना है तो परिचित कराना है तो शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? तो इसके लिए शिक्षक जो है दोस्तों हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न पहलुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना कर सकता है और इसके माध्यम से उसको समझा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर।
अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 का मानना है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। आंशिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। अगर हम केवल सूत्र बता देंगे तो बच्चे में तर्क शक्ति का विकास नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगर केवल सूत्र याद करा देने से बच्चे सवाल तो हल कर लेंगे उस पर बैठा के, लेकिन उसमें उसके बारे में समझ विकसित नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक कक्षा में ये दिया हुआ है दोस्तों, इस पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। तो 1/8 का मतलब हुआ दोस्तों कि कोई वस्तु 8 वस्तु है उसमें से एगो। तो देखिए अब यहाँ देखिए 8 गो स्क्वायर दिया हुआ है और उसमें से एक क्या है, शेडेड है, मतलब कि ब्लैक किया हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, 1/8 के रूप में इसको निरूपित किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं। 8 में 1 भाग को दिखा रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग दिखाया गया है, जिसमें से 1 भाग कलर है, तो इसको भी 1/8 लिखा है। 8 नीचे वाला जो होता है टोटल होता है, और टोटल में कितना है शेडेड या अलग तरह का है वो दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है दोस्तों, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए 7 ही बॉक्स है, तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/7। हमको क्या पूछ रहा है, 1/8 को निरूपित करना है, तो यहाँ हो रहा है 1/7, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। इसको भी देखिए 8 टोटल 8 होंगे, जिसमें से 1 रंगा हुआ है, तो 1 रंगा हुआ है, तो इसको भी किस से निरूपित करेंगे, 1/8 से। तो इसका आंसर जो गलत है कौन हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको जब देखेंगे तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, तो इसका क्या हो जाएगा 4 लाख। ठीक है, 7,928 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 4,07,928 ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। अब फिर से दोस्तों, माप की अवधारणा, मापने की अवधारणा को विकसित करेंगे, उसके लिए क्या क्रम अपनाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अब देखते हैं डी नंबर आंसर किस तरीके से हो रहा है। शिक्षक सरल अवलोकन द्वारा वस्तु को सत्यापित करते हैं। सबसे पहले वस्तु को क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, एक वस्तु लेंगे, उसको सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तु लेंगे, तो उसके बाद है शिक्षक लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो पहले उसके बाद लंबाई नापेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लंबाई नापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग करें। एक इकाई जैसे कि मीटर में मापना है तो मीटर लेंगे, सेंटीमीटर में मापना है तो सेंटीमीटर लेंगे। तो पहले उसके बाद उसका एक इकाई दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डी नंबर हो जाएगा इसका। शिक्षक मीट्रिक इकाइयों के बीच में संबंध को समझते हैं और उसके बीच में जो संबंध है उसको बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CBAD। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ऑपरेटर, ये चिन्ह है दिया ऑपरेटर का दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑपरेटर है, निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए तो n ऑपरेटर 8 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटर क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे देखिए 4 को ऑपरेट करेगा 3, तो क्या करेगा, तो 4 को 3 बार, 4 को उसके अगले संख्या को साथ जोड़ेंगे 3 बार। 4 + 5 + 6 3 बार जोड़ दिए, है कि नहीं। अब ऐसे ही देखिए 5 ऑपरेटर 4 लिखा है, तो 5 प्लस उसके अगले संख्या को, मतलब 4 को संख्या को जोड़ेंगे 5 को लेते हुए, तो 5 + 6 + 7 + 8 हुआ कि नहीं। उसी तरीके से 6 ऑपरेटर 4 लगा है, तो 6 से शुरू करेंगे और 4 संख्या को जोड़ देंगे, तो 6 7 8 9। तो क्वेश्चन पूछ रहा है n ऑपरेटर की संख्या की, n को ऑपरेटर के साथ 8 बार करेंगे तो n ऑपरेटर 8 है, तो यहाँ क्या करेंगे, तो हम n से शुरू करेंगे और 8 तक ले जाएंगे, 8 बार इसको करेंगे, तो n
प्लस n+1 होगा कि नहीं। अब देखिए अगला संख्या क्या हो जाएगा n+2, अगला संख्या क्या हो जाएगा n+3, अगला संख्या क्या हो जाएगा n+4, फिर अगला संख्या n+5। टोटल दोस्तों कितना होना चाहिए 8 बार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 तो हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 6, तो 7 हो गया टोटल, और कितना हो गया 7। अब देखिए 8 बार हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हो गया। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए तो कितना n हो गया, तो 8 बार n आ रहा है, तो 8n प्लस, अब देखिए टोटल नंबर को जोड़ दीजिए तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28, तो 8n + 28 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ ऑपरेटर काम कर रहा है। ठीक है, एक तरह का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन मैथ में पूछा गया है, तो चलिए कोई ना, इसको भी सॉल्व कर दिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तु लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उसके आकार देखने में यह समझने के लिए कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती है और कुछ फिसलती है सहायता करो। यह गणित, यह स्रोत जो है गणित के जादू 2 NCERT से लिया गया है दोस्तों। कक्षा 2 में ये पाठ्य पुस्तक में ये शीर्षक दिया होगा दोस्तों। सुझाव वह समझने के लिए शिक्षक की सहायता करते हैं। इस तरह का सुझाव समझने के लिए शिक्षक की सहायता करते हैं, तो किस प्रकार सहायता करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। निर्देशन में संपूरित चर्चा विद्यार्थी को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। ठीक है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है, तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये नहीं होगा। अधिकतर सूत्रों को याद करना, ये भी नहीं होगा। मतलब हो सकता है लेकिन एकदम परफेक्ट आंसर नहीं होगा। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी नहीं उतना परफेक्ट होता। इसमें अगला जो है दोस्तों डी नंबर, यही सही होगा दोस्तों। सभी अवधारणाओं को समझना, उसको लागू करना और उसमें संबंध बनाना। तो ये जो होगा एक अच्छे गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी अवधारणा है उस सबको समझा जाए, फिर उसको लागू किया जाए और फिर उसके बीच में संबंध क्या है उसको भी स्थापित किया जाए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ आम का भार दिया हुआ है 2 किलो 600 ग्राम और कुछ सेब का भार दिया हुआ है 1 किलो 450 ग्राम। तो पूछ रहा है आम का भार सेब के भार से कितना अधिक है। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, दोनों को घटा लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 किलो 600 ग्राम में 1 किलो 450 ग्राम को घटाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, इधर 150 ग्राम, तो 1 किलो 150 ग्राम आएगा कि नहीं, 1 kg 150 ग्राम। सी नंबर आंसर आ जाएगा। सिंपल, अगर आप लोग डेली सब्जी लेने भी जाते हैं तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक है कि कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन क्यों किया गया है। इसके बारे में पूछा जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो परिवर्तन किया गया है, जो हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको दिखाने के लिए ही किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, दैनिक जीवन से जोड़कर उसे रोचक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। बाकी इसमें इसका कोई गणित में उपयोग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करते हैं। तब देखिए क्या हो रहा है, दाम बढ़ रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, तो समय बढ़ रहा है तो दाम भी बढ़ रहा है। तो अगर इसको ग्राफ बना के देखें, यहाँ पे अगर हम समय ले रहे हैं और यहाँ पे क्या दिया गया है, कीमत लिया जा रहा है, यही किया गया है ना। अब यहाँ पे देखिए कीमत क्या है, पहले अगर समय यहाँ, समय इधर जैसे जैसे इधर जाएंगे समय क्या होगा, बढ़ेगा। अब समय बढ़ रहा है और कीमत ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो इसमें देखिए क्या दिखा है, पहले कीमत ज़्यादा है, बाद में समय के साथ कीमत घट रहा है। तो ये आंसर हुआ कि नहीं, नहीं होगा। तो इसका आंसर ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें देखिए पहले क्या दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो समय के साथ क्या हो रहा है, समय भी बढ़ रहा है और कीमत भी बढ़ रहा है। लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर नीचे की तरफ दिखा रहा है, मतलब समय
बढ़ रहा है, लेकिन कीमत क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन यहाँ हमसे क्या बोल रहा है, दाम बढ़ने शुरू हो गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे वाला जो नीचे की तरफ आ रहा है मतलब घट रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए कीमत, यहाँ पे देखिए कीमत पहले ज़्यादा था और ये नीचे की तरफ आ रहा है मतलब घट रहा है समय बढ़ने के साथ, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए समय और कीमत दोनों बढ़ रहा है, यहाँ पे समय और कीमत, इधर जाएंगे समय बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो कीमत बढ़ेगा। तो देखिए जैसे जैसे बढ़ेगा समय बढ़ रहा है तो कीमत भी बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। तो इसका सही ग्राफ कौन निरूपित करता है, तो डी नंबर। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ देखना है, कौन हमेशा बढ़ता हुआ ग्राफ है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भिन्न की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है। अंश मतलब जैसे भिन्न देखेंगे तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले भिन्न को बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं दोस्तों हर बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा अंश। इस अब क्या बोल रहा है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय अंश समान है। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, दोनों में 3 है ऊपर में, तो अंश क्या है, समान है। और रोहित की प्रतिक्रिया थी कि चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, तो 3/7 और 3/5 में कौन बड़ा होगा। मतलब बता रहा है कि 3/7 3/5 से बड़ा है। रोहित बोल रहा है कि 3/7 3/5 से बड़ा है, लेकिन ये दोस्तों सही है कि गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो रोहित इस तरह के गलती क्यों कर रहा है, यही पूछ रहा है ऑप्शन में। जब भी भिन्न की बात हो तो भिन्न में कौन बड़ा होता है, अगर ऊपर वाला सेम हो, अंश अगर ऊपर सेम हो, तो नीचे वाला जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे कौन बड़ा होगा दोस्तों, 3/5 और 3/7 में पूछे कौन सा भिन्न बड़ा है। क्वेश्चन को छोड़िए, अभी ऐसे पूछ रहे हैं तो 3/5 और 3/7 में कौन बड़ा है। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, 3/5 में दोस्तों 5 जो है छोटा है, तो नीचे जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा अगर अंश सेम हो तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन पूछे कौन बड़ा है, तो 3/5। लेकिन यहाँ पे रोहित जो है वो क्या बता रहा है, यहाँ रोहित बता रहा है कि 3/7 बड़ा है। इसका मतलब रोहित को क्या है, तो रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा को नहीं जानता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकते हैं। तो भिन्न की अवधारणा अगर किसी को बताना है तो उसके लिए शिक्षक किससे शुरुआत करेगा, तो इसके लिए जो शिक्षक है वो अपने आसपास की वस्तुओं में भिन्न की भाग का पहचान करके बच्चों को सिखाएगा, चूँकि बच्चे इससे अच्छे से रिलेट कर सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, टिफ़िन लाया, टिफ़िन में दोस्तों 4 पकौड़े लेके आया। अब उसने 2 पकौड़े खा लिए, पहले कितने थे, 4 पकौड़े। बच्चे को बताना है कि कितने बचे हैं तो टोटल में से। ठीक है, तो 2 खा लिए तो 2 रंग दीजिए, तो कितना हो गया, 2/4। तो कितना मतलब आधा खा लिए, काटेंगे तो 1/2। तो इस तरीके से भिन्न का पता कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल को दे करके। ठीक है, तो इसलिए जब बच्चे को अपने आसपास के वस्तुओं से भिन्न की पहचान कराएंगे तो वो जल्दी इसकी अवधारणा को समझ पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। अब देखिए माचिस के तिल्ली से एक तरह का पैटर्न बना रहा है, चरण 1 में बना रहा है इस तरीके से, चरण 2 में एक और त्रिभुज ऐड हो गया, चरण 3 में एक और ऐड हो गया, लेकिन पूरा नहीं, इतना ही ऐड हो रहा है, फिर अगले में इतना ऐड हो रहा है। इस तरीके से पूछ रहा है कि 15वें चरण के लिए कितनी तिल्ली की आवश्यकता होगी। तो 15वां चरण में तो पहले चरण में कितना बढ़ रहा है, 1 2 3 4 बढ़ रहा है, +4 हो जा रहा है। दूसरा में कि फिर कितना हो जा रहा है, फिर यहाँ पे +4 हो जा रहा है। तो 4 4 के टर्म में बढ़ रहा है, 15 बार बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो 60 बढ़ जाएगा। 60 तो हो जाएगा दोस्तों ऐसे बढ़ा हुआ। देखिए यहाँ किस तरीके से निकाला है, जिस प्रकार तिलियों की आकृति का पैटर्न दिया गया है उसके अनुसार 15वें चरण में 4 तिलियों की आकृति 14 होगी। 14 को होगा, जो 4 तिल्ली वाला होगा, जो ये वाला लास्ट वाला होगा, इसमें एगो, पहले वाला में तो ये 4 तिल्ली वाला इसमें कितना है, एगो, इसमें कितना है 0। तो 14 को आकृति में 4 तिल्ली वाला होगा, तो 14 चौके क्या हो जाएगा, 4 चौक
चौके 56, 56 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है, 6 गो ऐसा तिल्ली होगा इसमें, ये इस तरीके का, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, एक ऐसा होगा तो 6 ये ऐड कर दीजिए, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 62 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत के लंबाई L और चौड़ाई, एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, इसका लंबाई दिया हुआ है L, उसकी चौड़ाई जो है लंबाई की आधी है। मान लीजिए ये आयत है, ये L है, लेंथ दिया हुआ है, और चौड़ाई जो दिया वो L/2 दिया हुआ है, मतलब आधी है, लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए और चौड़ाई को समान रखा जाए। तो चौड़ाई को अगर समान रखा जाए, ठीक है, और लंबाई को दुगुनी कर दिया जाए, तो लंबाई को दुगुनी कर दिया तो 12 कर देंगे, चौड़ाई क्या है, सेम रखना है। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, 12 प्लस L/2 को 2 गुना कर देंगे, यही तो आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ अच्छे से निकालते हैं। देखिए आयत का क्या होता है परिमाप, 2 इंटू L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई को दुगुना कर देंगे। लंबाई हमारे पास क्या है 2L और चौड़ाई कितना है L/2। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4L प्लस L/2। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 5L। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5L आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया आप लोग को। ये फार्मूला होता है दोस्तों परिमाप का, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। क्षेत्रफल अगर पूछे आयत का तो कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, उसको भी याद रखेंगे, हो सकता है अगली बार उस पर क्वेश्चन पूछ दे। ये इसका क्षेत्रफल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है षटभुजाकार पिरामिड में कौन सा कथन सत्य है। इसमें कितना भुजा होता है, 6 गो त्रिभुज होता है दोस्तों। अगर षटभुजाकार बोले तो इस तरीके से बनता है 6 भुजा, इस तरीके से, यहाँ सेंट्रल होगा और यहाँ इसमें 6 त्रिभुज होते हैं दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलक से जुड़े होते हैं। तो इसमें 6 आयताकार फलक कहीं भी नहीं है, क्या है त्रिभुजाकार फलक है। 6 क्या होता है त्रिभुजाकार, तो आयताकार दे रहा है यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके 6 फलक है और प्रत्येक फलक जो होता है षटभुजाकार होता है, नहीं, इसमें 6 फलक होते हैं और 6 क्या होता है त्रिभुज होता है, तो ये भी गलत हो गया। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ षटभुजाकार आधार होता है। तो बिल्कुल दोस्तों 52 का जो आंसर हो जाएगा वो C नंबर हो जाएगा। इसमें देखिए एक बिंदु पर मिल रहा है सब और 6 त्रिभुजाकार फलक है, तो 6 त्रिभुजाकार फलक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार, ये भी गलत है, इसमें आयताकार तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू अरबी संख्यन पद्धति में 4 अंकों की कितनी संख्या है। तो देखिए 4 अंकों की कितनी संख्या है टोटल। अगर इस तरीके क्वेश्चन कभी भी आए, 4 अंक की पूछे, 5 अंक की पूछे, 2 अंक की पूछे, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 4 अंकों की पूछ रहा है कितनी संख्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। और उससे नीचे वाला क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 999 होता है। अब इसको घटा लीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 9000, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर 4 अंक का पूछ रहा है, अगर आपसे 2 अंक का भी पूछे तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका तो समझ में आ गया होगा। अगर 2 अंक का पूछे कितनी संख्या है, तो 2 अंक की बड़ी संख्या निकाल लीजिए और 1 अंक की बड़ी संख्या निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए तो 90। उसी प्रकार 4 अंक के पूछेगा तो 4 अंक जीरो बैठा के 4 अंक, 3 अंक के पूछेगा तो इस तरीके 900, 4 अंक का पूछेगा तो 9000। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है,
एक इकाई 3/4 है। एक इकाई का 3/4 क्या है? ये 2 पिक्चर है। एक इकाई का 3/4 क्या है? ये 2 पिक्चर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है 1/1/2 का क्या होगा। इसका दोस्तों आराम से निकाल सकते हैं ईजिली, ठीक है। मान लीजिए कि इकाई क्या है? x है। तो x का 3/4 क्या है? 2 पिक्चर है। 2 गो पिक्चर है कि नहीं? 2p। इस पिक्चर को p लिख दिए सेम वाला। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? 3x/4 हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2p दिया हुआ है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2p, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4/3, मतलब कि कितना हो जाएगा? 8p/3। अब हमसे क्या पूछ रहा है? 1/1/2 क्या होगा? तो 1/1/, इकाई में x माने हैं तो यहाँ भी x मान लीजिए। तो 1/1/2 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इस पूर्णांक इस तरीके से इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है? 2 और +1 तो 3/2। तो 3/2 x की वैल्यू कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, इसमें गुना कर दीजिए। तो 8/p/3 और गुना कर दीजिए किससे? 3x/2 से। तो आपको 3/2 से सॉरी इकाई तो कितना आ जाएगा? इसको 3 से 3 कट गया, सॉरी 3 है यहाँ पे। तो 3 से 3 कट गया और 2 से इसको काटेंगे तो 4। तो इसमें कितना आ जाएगा? 4p। मतलब 4p का मतलब हम क्या रख रहे थे? 4 गो पिक्चर। तो देखिए 4 गो पिक्चर सेम तरह का किस में है? तो 4 गो पिक्चर अगर सेम तरीके का देखे तो ऑप्शन में अगर देखे 4 गो पिक्चर तो किस में आ रहा है? सेम तरह का। सेम तरह का 4 पिक्चर आप आ रहा है डी नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या 49532 का सन्निकट हजारवां मान कौन सा होगा? अब देखिए 49532 का निकटतम हजारवां मान पूछ रहा है। हजारवां मान, हजारवां मतलब कि या इसके सबसे निकट कौन सा है जो हजारवां मान है? तो एक होगा दोस्तों 49,000 और एक हो जाएगा 50,000। अब दोनों में देखना है सन्निकट हजारवां मान। 2000वां मान होगा इसके निकट। इसमें पूछ रहा है कि सबसे निकट कौन है? सन्निकटतम मतलब सबसे निकट देखना है। तो देखिए 532 के 49,532 से सबसे नज़दीक कौन है? तो अगर देखें तो सबसे नज़दीक कौन है? 500 से जैसे ही ज़्यादा हो गया तो मतलब 5000 वाला ज़्यादा निकट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50,000, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम संख्या है? महत्तम संख्या का होता है मतलब कि ज़्यादा संख्या कौन है, मैक्सिमम कौन है। तो इसमें अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 2 4 2 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36। इसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 6, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36। इसमें अगर 4 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 4 चौका 16। इसमें देखिए 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे 256। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? डी नंबर का। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका को ध्यान में देखिए। निम्न में से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? कौन बस है? 3 प्रकार का बस दिया गया है। पहला बस देखिए, पहला बस 7:15 में खुलती है नई दिल्ली से और मथुरा पहुंचती है कब? रात के 12:40 पे। तो कितना टाइम लगेगा? दोनों को देखिए, अगर घटाए तो कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 7:15 से लेके 12:15 तक जाएंगे तो 5 घंटा लग रहा है। 7:15 से 12:15 5 घंटा, लेकिन कितना है? 12:40 में पहुंच रहा है तो 25 मिनट और जोड़ देंगे तो 12:40 हो जाएगा। तो 5 घंटा 25 मिनट ले रहा है पहला वाला। दूसरा वाला देखिए, दिन में 12:30 में खुल रहा है और शाम को 6:10 में पहुंचा रहा है। इसमें दोस्तों कितना टाइम लग रहा है? इसको भी घटा लेंगे तो इसमें भी देखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो 12:30 से तो इसमें दोस्तों लग रहा है 5 घंटा। इधर देखिए 12:30 से 6:30 मतलब
20 मिनट, 5 घंटा 40 मिनट लग रहा है दोनों को घटाएंगे तो। और ये देखिए 16:45 है, मतलब 4:45 में खुल रहा है शाम को, और रात को 9:55 पे पहुंच जा रहा है मथुरा। इसमें कितना टाइम लग रहा है दोस्तों? तो देखिए इसमें अगर घटाएंगे तो 4 बजे से 5, 6, 7, 8, 9, 5 घंटा इसमें भी लग रहा है, और ये इसमें 5 घंटा 15 मिनट लग रहा है। ठीक है, 15 मिनट लग रहा है। तो इसका जो आंसर सबसे कम समय कौन लग रहा है? 5 घंटा 15 मिनट तीसरा बस लगा रहा है, 5 घंटा 40 मिनट दूसरा बस, और 5 घंटा 25 मिनट पहला बस। तो सबसे कम पूछेगा तो तीसरा बस जो है दोस्तों सबसे कम समय लगा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है भिन्न का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई शिक्षक भिन्न का जोड़ पढ़ा रहा है। अब बच्चे को दिया गया कि 1/2 प्लस 1/3 निकालो। बच्चा किया 2/5 निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या गलती है। अब देखिए बट्टा पर का जोड़ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो हर है उसका एलसीएम लेते हैं, और 3 2 का अगर हम एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक करेंगे तो हमको क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन बच्चा ने क्या लिखा है? 5 लिखा है। इसका मतलब बच्चे को एलसीएम निकालना या लघुत्तम समावर्तक निकालना नहीं आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा को समझाने में बच्चों की सहायता करें, मतलब बच्चों को समझाएं एलसीएम निकालना, ताकि बच्चे पहले भिन्न का जोड़ निकालना सीखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकास 56 विद्यार्थी की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि या फीडबैक दी जाए, मतलब परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक, मतलब आप कोई काम करो और कोई बोले कि हाँ तुम अच्छा किए हो या नहीं किए हो, तो इसी को फीडबैक बोलते हैं। तो वह प्रभावी होता है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा डी नंबर। सबसे पहले हम इसके लिए क्या किया जाए कि पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है, और वे किस तरीके से अपने उत्तर पर पहुँचे हैं और सही उत्तर पर पहुँचने की क्या प्रभावी युक्ति है, तो उसको बताया जाए कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा सवाल हल तो किया है लेकिन सही जगह नहीं पहुंच पाए। कई बार हम मैथ के क्वेश्चन को हल करते हैं लेकिन उत्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में ही रह जाते हैं। तो बच्चों को बताएंगे कि आपने गलती क्या किया है, और फिर बताएंगे कि किस तरीके से सही तरीके से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो इस तरीके से बच्चे को अगर हम फीडबैक देंगे तो बच्चे सीख जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे को गलती किया है और अगर हम उसको मारेंगे पीटेंगे तो इससे बच्चा सीखेगा तो नहीं, डर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चे को बताना है कि किस तरीके से गलती किए हो आप, किस तरीके और इस तरीके का गलती आगे न करना है और इस तरीके से सही करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक आकार पढ़ाने की ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि। अब देखिए किसी बच्चों को आकार पढ़ाना है, किसी चीज़ के आकार बताना है, तो ऐतिहासिक स्थलों की भ्रमण की योजना बना सकता है। क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होता है। किसी भी वास्तुकला देखें, मुग़ल वास्तुकला देखें, मुग़ल का जो भी वो है, जैसे कि कुतुब मीनार है, उससे भी हम आकार बता सकते हैं उसका। और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलता है। और वहाँ पर्यटन पे अगर हम किसी चीज़ को ले जाते हैं तो उससे इन्वायरमेंट के बारे में भी बता सकते हैं, आकार के बारे में भी बता सकते हैं। पेड़ पौधे के आकार से हम उसको आकार का भी ज्ञान करा सकते हैं, एक दूसरे का तुलना करके उससे भी आकार बता सकते हैं, पेड़ पौधों की तुलना करके। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। ठीक है, यहाँ ऐतिहासिक स्थल की बात की गई है तो ऐतिहासिक स्थल से भी हम आकार को बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आज का 30 क्वेश्चन का डिस्कशन खत्म हुआ। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो। ठीक है, थैंक यू।